भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पेज लाइक से जुड़ने के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। मैं पहली बार फेसबुक लाइक से आपसे मिल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मित्र कामरेड स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरे देश के और बिहार के हज़ारों सैकड़ों मज़दूर जो घर पहुंचने के क्रम में पैदल यात्रा के दौरान रेल से, ट्रक से कुचल करके, भूख से जिनकी मृत्यु हुई, और कल ही भागलपुर में टकरा करके ट्रक और बस के टक्कर में 9 प्रवासी मज़दूरों की मृत्यु हुई। मैं उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति दुख, शोक, संवेदना का इजहार करता हूं। हम यह मांग करते हैं कि ये जो है स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, बल्कि एक तरह से यह हत्या है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मृतक तमाम परिवारों को, उनके आश्रितों को कम से कम 20 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए। इस स्थिति में पहुंचाने के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? हम समझते हैं इसके लिए सरकार की गलत नीति जिम्मेवार है। सरकार ने बिना विचारे, बिना कोई योजना का और जनता को मानसिक रूप से तैयार किए जो ऐलान की, लॉकडाउन ऐलान किया, इसके चलते ये परिस्थिति पैदा हुई। ये लॉकडाउन और तालाबंदी का चौथा चरण है। इस चौथा चरण में हम आज बातचीत कर रहे हैं। तालाबंदी लगाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहा है? हमारा उद्देश्य रहा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करना और मानव जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। लेकिन आज सच क्या है? भारत में संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। कल शाम तक 1,01,029 भारत के नागरिक कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए और मौत 3,163 पर पहुंच गई, और भी आगे संख्या बढ़ने वाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश के जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है, और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है देश के नागरिकों से कि आप कोरोना के साथ जीना सीखिए, क्योंकि कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे देश की जो शासक वर्ग है उसकी आज प्राथमिकता क्या है? सब लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहला केस आया 30 जनवरी को केरल के अंदर, और उससे पहले ही दिसंबर महीने से, जनवरी महीने से ये वैश्विक रूप धारण कर रहा था। ये वैश्विक महामारी का रूप धारण कर रहा था। लेकिन हमारी सरकार सचेत नहीं हुई, क्योंकि हमारी सरकार के सामने प्राथमिकता में मानव जीवन नहीं है। हमारी सरकार तो लीन थी अपने राजनीतिक दिशा को लागू करने में, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनके स्वागत नमस्ते ट्रंप, उनके कार्यक्रम के आयोजन में जहां करोड़ों रुपए खर्च किए गए। गुजरात के अहमदाबाद में लाखों लोगों को जुटाया गया, और आज का उसका नतीजा है अहमदाबाद, गुजरात, पूरा देश आज उसको भुगत रहा है। और इसके चलते सरकार किसी प्रकार की योजना नहीं बना सकी, कोई उस पर विमर्श नहीं था। इनके जेहन में अपने राजनीतिक उद्देश्य थे, इसलिए ये संसद चलाते रहे।
मध्य प्रदेश में कैसे सरकार को गिराया जाए, भाजपा की सरकार बनाई जाए, गैर जनतांत्रिक और अनैतिक कार्य में लिपटते रहे और आखिर में उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और फिर जनता कर्फ्यू के बाद देश में एकाएक इन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। क्या यह संभव नहीं था? आप पहले विचार कर लेते, योजना बनाते, अल्पकालिक योजना, दीर्घकालिक योजना, जनता को उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार करते। जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूर, उनका चूल्हा चौका कैसे जलेगा, उनको रोटी कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप ठोस रूप से योजना बना लेते और उसके बाद लॉकडाउन घोषित होना चाहिए था। सभी लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन लॉकडाउन बिना योजना का, बिना जनता को तैयार किए हुए करने से यह स्थिति, एक गंभीर स्थिति पैदा हुई। और हम आज क्या देखते हैं, जो हमारे सामने आज कौन सी चुनौती है? वो 3 तरह की चुनौती है। पहली चुनौती है कोरोना महामारी से जंग, मुकाबला और जीतना। दूसरी चुनौती है प्रवासी एवं अन्य जो श्रमिक हैं, उनको भूख से मुक्ति, उनके लिए काम। और तीसरी चुनौती है देश में जो आर्थिक मंदी है, उस आर्थिक मंदी से देश को निकालना। ये 3 चुनौतियां गंभीर रूप से हमारे सामने आज दिखाई पड़ रही है। और इसी रोशनी में अगर हम अपने बिहार को देखते हैं, क्योंकि हम अपने राज्य पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। आप सभी लोग पूरे देश की क्या हालत है, सरकार का ऐलान, उनकी नीतियों, जनता की हालत से वाकिफ़ हैं। मैं अपने राज्य बिहार पर केंद्रित करना चाहता हूं और इस लंबे लॉकडाउन के चलते बिहार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत ही प्रभावित किया है। आज बिहार में भी तेज़ी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। सभी ज़िले प्रभावित हैं। राजधानी पटना आज रेड जोन में है और अब 1500 से ज़्यादा लोग बिहार में संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन हमारे राज्य में भी जो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। जो पहला काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जांच कीजिए। अगर जांच हो तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो दिखाई पड़ेगी, लेकिन जांच आज भी काफ़ी धीमी है। और इस 2 महीने में कितने की जांच हुई? मात्र 4500 लोगों की जांच हुई है और उस 4500 में संक्रमण लोगों की संख्या बढ़ के 1500 से ज़्यादा पहुंच गई है। क्या हालत है? 5 मई को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत किया, उसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा ठोस रूप से। हमारे बिहार के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, कम से कम 100 वेंटिलेटर चाहिए। आज की तारीख में कितने वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने अवेलेबल कराया? हमें जो जानकारी है, शायद एक भी वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध कराए गए। और पहले से जो कुछ हमारे पास वेंटिलेटर हैं, अभी भी हमारी निर्भरता वही 50 वेंटिलेटर पर है। जो पीपीई किट की बात थी, आज भी पीपीई किट कुछ संख्या बढ़ी है, लेकिन जितना ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास नहीं है अवेलेबल। N95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, यह सब भी जितनी ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में आज की क्या तन स्थिति है? बिहार के मुख्यमंत्री को खुद जो है सो अपनी बात रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी चाहिए, बिहार की जनता को अद्यतन करना चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, जिस तरह से केरल के मुख्यमंत्री और दूसरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रोज़ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अद्यतन स्थिति की जानकारी अपने राज्य की जनता को देते हैं, उसी तरह से बिहार की सरकार को भी देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते। आज भी क्या हालत है? हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्सेज, अन्य स्वास्थ्य
स्वास्थ्यकर्मी, आशा, ममता, कुरियर, एम्बुलेंस को चालक और जो सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, क्या उनको सुरक्षा किट उपलब्ध कराया गया? नहीं कराया गया है। अब तो पटना में बीएमपी के जवान बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, नर्सेज संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन सभी को अभी भी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने में सरकार सफल नहीं हुई। सरकार के द्वारा घोषित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 माह का प्रोत्साहन राशि आज तक वितरित नहीं किया गया। और सबसे दुखद पहली है कि आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं उनको भी इस लाभ को वंचित किया गया, उनको भी ये लाभ मिलनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। पूंजीवादी देशों में सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है। हमारा देश भी पूंजीवादी देश है, शोषण पर आधारित यह देश है, पूंजीवादी सामंती देश। यहाँ भी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होनी चाहिए, कम से कम 5%, 6% सरकार खर्च नहीं करती है। और जिसके चलते पूरे देश भर में जो हमारी स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। और आप बिहार की बात करें तो बिहार की स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय है। यहाँ हज़ारों पद रिक्त हैं, डॉक्टर के, नर्सेज, उनकी बहाली आज तक नहीं की गई है। सुरक्षा, अभी जो जांच की बात, बहुत कम जांच है और मात्र 8 जगहों पर ही जांच केंद्र बनाए गए। हमारी ये मांग रही है पिछले दिनों, जो कम से कम जिस तरह से विस्तार हो रहा है, हर ज़िले में कम से कम 1 जांच केंद्र तो आप बनाइए और जांच में आप तेज़ी लाइए। WHO का कहना है और बहुत सारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, संक्रमण विशेषज्ञ हैं, वो कहना है, उनका कहना है कि इस तरह के वायरस से मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हमें शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। अब सवाल उठता है जो कि ज़्यादा रोग प्रतिरोध की क्षमता हमारे शरीर में मजबूत कैसे होंगे? वह तब होंगे जब हमें पौष्टिक भोजन मिलेगा और हमारा जीवन तनाव मुक्त जीवन शैली होगी। पूरे देश भर में आज क्या हालत है, और हमारे बिहार की हालत तो और ही ज़्यादा ख़राब है। देश और हमारे राज्य की अधिकतर जनता गरीबी से नीचे, उनकी ज़िंदगी, वो कुपोषित हैं, उनके सामने भूख की आग जल रही है, वो तनावग्रस्त हैं। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं जो प्रतिरोध की क्षमता? आप कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पौष्टिक आहार उनको लेना चाहिए। तो ये इस पर जो सरकार का ध्यान होना चाहिए, उनका जो प्राथमिक दायित्व बनता है, वो प्राथमिकता आज राज्य और केंद्र सरकार के जिम्मे नहीं रही, और इसीलिए आज समस्याएं और भी ज़्यादा घनीभूत होती जा रही है। हम लोगों ने मांग किया, हमारी पार्टी शुरू से मांग कर रही है कि पहला काम क्या है? पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को आप मुफ्त में अनाज दीजिए, 10 किलो अनाज दीजिए। अनाज की कोई कमी नहीं है, हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। 7.5 लाख टन अनाज, 7.5 करोड़ टन अनाज आज केंद्र गोदाम में भरे हुए हैं। उन अनाजों को कोई राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, कोई आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, और उनके तक आप हर व्यक्ति 10 किलो अनाज आप पहुंचाइए। हमारी पार्टी ने शुरू से मांग किया कि सिर्फ अनाज देने से नहीं होगा, उनका ईंधन का सवाल, उनके साग सब्जी और दूसरे घरेलू खर्च चलाने के लिए कम से कम 3 महीने तक, 6 महीने तक अनाज दीजिए, 3 महीने तक 7,500 रुपया आप उनको दीजिए। ये ज़रूरी है, लेकिन इन कामों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और आज जो हमारे यहाँ लोग लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उनके सामने तो और भी ज़्यादा संकट गहरा हो गया। सरकार ने घोषणा की थी
कि सभी के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था किया जाएगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने कहा पहले कि आप जहां हैं वहीं रहिए, दिल्ली में रहिए, बम्बई में रहिए, सूरत में रहिए, जहां जहां फंसे हुए हैं, जिन राज्यों में, जिन जिलों में, आप वहीं रुकिए, मत चलिए घरों को। आपका खाना पीना सब हम इंतजाम करेंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने ऐलान किया किसी की छटनी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी को मकान मालिक अब खाली नहीं कराएगा, किराए के लिए दबाव नहीं देगा, सबको तनख्वाह का भुगतान किया जाएगा मार्च का, अप्रैल का, जब तक लॉकडाउन है। लेकिन हुआ क्या? सरकार की घोषणाएं तो कागज़ पे रह गई, किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गई। बिहार सरकार ने कहा कि हम 1000 रुपया प्रवासी मजदूरों को भी देंगे, जिनके पास राशन कार्ड है उनको, हम अपने राज्य में जो रुके हुए हैं उनको देंगे, और बाहर जो फंसे हुए हैं उनको भी हम जो है 1000 रुपया देंगे। लेकिन हुआ क्या? इस पर अगर हम गौर करें, खुद राज्य सरकार का आंकड़ा है, तकरीबन 29 लाख मज़दूरों ने अपना आवेदन दिया जो हमको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी, आप कितने को दिए? मात्र 17.29 लाख। 10 लाख प्रवासी मजदूर 10 लाख प्रवासी मजदूर आज भी वंचित। आखिर आपने उनको क्यों नहीं 1000 रुपया दिया? आप कभी सोचे जो बाहर में फंसे उनका क्या होगा? वो चाहते घर लौटना। हम सब लोगों ने, वामपंथी दलों ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने, सब लोगों ने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उन छात्रों को भी आप प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा खर्चा कीजिए और मुफ्त में ट्रेनों से, बसों से, जैसे भी लाना हो, अविलंब उनके घरों तक सुरक्षित जांच करा के उनको घरों तक पहुंचाइए। लेकिन नीतीश जी की आनाकानी, अरंगेबाजी, और जब ज़्यादा धैर्य टूटने लगा और मज़दूर रोड पर आ गए, सूरत में रोड पर आए, बम्बई में रोड पर आए, दिल्ली में रोड पे आए और देश के विभिन्न जगहों पर, और यह सवाल जोरदार तरीके से उठी, तब सरकार मजबूर हुई और सरकार ने यह तय किया। और जब तय हुआ जहां प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाएंगे, तो फिर किराया का सवाल उठा। फिर हम लोगों ने विरोध किया, कहाँ से वो किराया देंगे, उनके पास पैसे अब कहाँ से आएंगे? और तब फिर केंद्र सरकार पीछे हटी। फिर हुआ 85% केंद्र देगी, 15% राज्य देगा। और अंतुगत्वा इस विवाद के बाद जब आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठी, तब सरकार वो पीछे हटने के लिए मजबूर हुई और बोली बिना किराए का सारे प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों को घर भेजा जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 10 दिनों से विभिन्न जगहों से खबरें आ रही हैं, पैसे वसूले जाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता पैसे वसूलते हैं, और कोई अगर विरोध करता है उससे पिटाई होती है। कई जगहों से बहुत ही दर्दनाक दृश्य हमें देखने को मिला है। और आज प्रवासी मजदूर बहुत ही कष्ट में, बहुत ही भयभीत चेहरा लेकर के, विक्षिप्त चेहरा लेकर के, घबराए हुए आज वो अपने अपने राज्यों, अपने अपने घरों को वो लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन हालत क्या है? हमारा देश का रेल मंत्रालय, उसकी इतनी क्षमता है, जिस रेल प्रतिदिन 1,30,00,000 मजदूरों को ढोती है, यात्रा करवाती है, और उस रेल को बिहार के प्रवासी को भेजने में आज 20 दिन लग गए हैं। लेकिन आज सरकार बोली है अभी भी मात्र 4 लाख 5 लाख। आप खुद ये कह रहे हैं, बिहार की सरकार स्वीकार करती है कि 29 लाख मजदूरों ने उनसे संपर्क किया। एक अनुमान है कम से कम 50 से 60 लाख बिहार के श्रमिक बाहर देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेल का इंतजाम करना चाहिए, बसों का इंतजाम करना चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं, आप बसों से उनके घरों तक पहुंचाने की आपने जिम्मेवारी ली, लेकिन रास्ते में
उन्हें उतार दिया जाता है। और सैकड़ों मज़दूर हैं जिनको बसों में जगह नहीं मिलती, फिर वो पैदल चलने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लूटे जाते हैं। ये तबाही के दौर से देश के प्रवासी मज़दूर और बिहार के प्रवासी मज़दूर आज गुज़र रहे हैं। आप इनके कष्टों को नहीं समझते। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो स्वाभाविक नेचर के चलते मज़दूर जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक नेचर के चलते नहीं, कोई इतना कष्ट उठाना नहीं चाहेगा। वो इसीलिए क्योंकि अब भूखा वो मर जाएंगे, भूख से मौत शुरू हो गई है। मकान मालिकों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया और किसी प्रकार का कोई राहत नहीं, जिसके चलते अब उनके दिमाग में यह स्वाभाविक बात आना, मरेंगे अपनी मिट्टी में जा कर के, अपने परिवार के साथ, अपने गांव की जन्मभूमि में जाके। और इसीलिए वो मजबूरी में हम सलाम करते हैं दरभंगा की वो लड़की ज्योति, अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठा करके 1500 किलोमीटर साइकिल चला करके वह पहुंची। ये बहादुर बेटी को हम सलाम करते हैं। हमें बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं दृश्य, कैसे बेगूसराय का एक मज़दूर महतो वो पैदल अपने घरों के लिए निकलता है और भूखे था, प्यासे था, और वो मज़दूर बनारस में अपना दम तोड़ देता है। 2-3 दिन पहले हमने देखा कि बाहर से आए हुए मज़दूर जो खगड़िया जाना चाहते थे, बेगूसराय से आगे बढ़े, पैदल थे और वो मर गए, दम तोड़ दिए। इस तरह की दर्जनों घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं, रोंगटा खड़े कर देने वाली घटनाएं आज जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये जो सरकार हैं, इनकी प्राथमिकता में आज मज़दूर नहीं है, गरीब नहीं हैं, इनकी प्राथमिकता में इस देश के बड़े लोग हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं। उत्तराखंड में जो लोग तीर्थयात्री गए थे गुजरात के, उनके लिए आपने प्रबंध किया, एसी बस का प्रबंध किया और गुजरात तक उन्हें पहुंचाया। लेकिन हमारे बिहार के मज़दूरों के लिए आपके पास बस सेवा नहीं है। आज आप एसी ट्रेन चला रहे हैं। किसके लिए एसी ट्रेन है? बड़े लोगों के लिए, जो राजधानी का किराया चुकता कर सकता है, उसके लिए आप एसी ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन श्रमिक मज़दूरों को बिहार भेजने के लिए आपके पास ट्रेन नहीं है। नीतीश जी ने बहुत सारा तमाशा किया है, नोडल अफसर बनाया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तब जा कर के कोई ट्रेन में चढ़ेगा। और फिर इन्होंने कहा जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे और क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद उनका पूरा इंतजाम होगा और किराया भी हम देंगे उनको और प्रति प्रवासी मज़दूर 500 रुपया देंगे। लेकिन आज क्वारंटाइन सेंटर की क्या हालत है? क्या बिहार की सरकार नहीं देख रही है? दर्जनों ज़िलों से हमें खबरें आई हैं, सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है सारी खबरें। आप टटोलिए, आप देखिए, बिहार के कई ज़िलों में, कई प्रखंडों में, कई पंचायतों में जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ खाने का इंतजाम नहीं है, वहाँ कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, वहाँ कोई हेल्थ चेकअप नहीं है। और इसलिए आज उन प्रवासी मज़दूरों में गुस्सा और आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। कितनी संवेदनहीन सरकार है। हमने पढ़ा सुना जो प्रति प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रतिदिन 2450 रुपये खर्च होंगे। ये कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ खर्च हो रहा है? सीओ को आपने बना दिया है आपदा विभाग का अफसर, हर प्रखंड में पूरा नौकरशाह को आपने ये जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन इसका कोई मॉनिटरिंग है, कोई देखने वाला है? ये भारी लूट मची हुई है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया, आप कोई सिस्टम बनाइए जो इसका देख रेख कर सके, ज़रूरतमंदों को जो सरकार ने ऐलान किया उसके मुताबिक सुविधा मिल सके। सर्वदलीय कमेटी बनाइए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कीजिए। आज वो भी नहीं किया जा रहा है और इसके चलते अब तो क्वारंटाइन सेंटर में भी मौत हो रही है। पिछले दिनों मधुबनी ज़िले के खुटौना में एक प्रवासी मज़दूर की मौत हो गई। इसलिए इसमें जो अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को हमें तुरंत जो है वो सुधारना पड़ेगा, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम इस स्थिति
का एक हद तक मुकाबला करने की स्थिति में जो है सो आएंगे। आज गरीबों के सामने भूखमरी का सवाल आ गया। ये जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं और जो इलाके में, ग्रामीण इलाकों में, शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके सामने भूख की ज्वाला आज तेज होती जा रही है। इसलिए पहला काम है सरकार का, जो ज्वाला कैसे मिटेगी इसको वो देखें, ये उनका पहला काम। और इसलिए उन कामों पर सरकार को जो सरकारी मदद है, आपने कहा था, हम लोगों ने मांग किया कि बिना राशन कार्ड वालों को भी अनाज दीजिए, लेकिन आप इस मांगों को शुरू में माने नहीं। फिर आपने कहा ठीक है हम विचार करेंगे, और अभी आपने ऐलान किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है हम उनको भी मुहैया कराएंगे। लेकिन इस पूरे दौर में हम क्या देखते हैं, बहुत दुखद स्थिति है। जन वितरण की दुकानों से जो अनाज मिलना चाहिए, उन अनाजों की क्या स्थिति है। अब आप कहने लगे, पहले आपने ऐलान किया बिहार की सरकार ने, जो अंगूठा का जो निशान है अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बाद में कह दिया वो भी अनिवार्य होगा। अब बिहार में जो गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो कुदाली चलाते, वो हल चलाते, वो खुरपी चलाते, उनका अंगूठा खिस गया, अब वो मशीन में उनका चिन्ह का मिलान नहीं होता, डीलर उन्हें लौटा देता है। लाखों ज़रूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिनके पास राशन कार्ड था, लेकिन अंगूठा का निशान अनिवार्य करने के चलते वो उन्हें नहीं मिला। बड़ी हमें ताज्जुब होती है। आप जब ये बात कहते हैं जो 1000 रुपया हम दे रहे हैं, लेकिन किनको? राशन कार्ड जिनके पास है उन्हीं को, और वो उन्हीं को मिलेगा जिनका बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और फिर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो बिहार के अंदर तो हम सैकड़ों, हमारे पास एग्जाम्पल हैं, किसी का बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है, किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, और उसके चलते बड़े पैमाने पर 1000 लाभ जो उनको मिल सकता था, बहुत ही न्यूनतम जो आप देने का ऐलान किए, उससे भी वो वंचित हो गए। इस तरह जो भी अनाज देने का, रुपये देने का जो आपने कानून बनाया है, जो शर्त रखा है, वो शर्त भी इतना कठोर शर्त है। इस शर्त को महामारी के टाइम में, आपदा के टाइम में शिथिल किया जाना चाहिए था, और सभी ज़रूरतमंदों को अनाज और रुपया सुनिश्चित रूप से मिले, इसकी गारंटी करनी चाहिए थी। इस मामले में भी सरकार पूरी तरह से और सफल जो है सो रही है। जो खाद्य सुरक्षा कानून है, उस कानून की भी यहाँ धज्जियाँ उड़ रही है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि ग्रामीण आबादी में 85.12% आबादी को अनाज मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, और शहरी आबादी का 74.53%। और हमारे राज्य में 2011 के जनगणना के मुताबिक कितने लोगों को मिलना चाहिए था? 8.71 करोड़ लोगों को, लेकिन आज मिलता है कितने लोगों को? 8.64 करोड़ लोगों को। ये एक बड़ा अपराध हुआ है। हमारे बिहार के लाखों लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो अनाज प्राप्त कर सकते थे, उन्हें वंचित किया गया। और यह सवाल खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने उजागर किया, तब जाकर के बिहार सरकार की नींद खुली, और इन्होंने हड़बड़ी में फिर इन्होंने ऐलान किया कि हम नए राशन कार्ड बनाएंगे। और राशन कार्ड नए बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? जीविका दीदी को। क्या सभी पंचायतों में, शहरी इकाइयों में जीविका दीदी का संगठन है? नहीं है। आप क्यों पंचायती राज को कमज़ोर करना चाहते? हमारी पार्टी ने मांग किया, हमने मांग किया, बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आप इस काम को करने में पंचायतों को जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड वार्ड मेंबर हैं, उनको भी जोड़िए, ताकि कोई भेदभाव नहीं हो और आसानी से ये सूची बन जाए। लेकिन इन कामों को अंजाम नहीं दिया गया, और आज तो करीब 1.5 महीने 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन क्या
नया राशन कार्ड निर्गत हुआ? क्या उन ज़रूरतमंदों को अनाज दिया जा सका? नहीं दिया जा सका। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहरों में जो एक सर्वे हुआ है 142 शहरी निकायों में 3390 वार्ड में, उस सर्वे में एक बात उभर के आई है कि शहर के अंदर 4 लाख से अधिक परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। करीब 12 लाख व्यक्ति खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो अनाज उनको मिल सकता था उससे शहरी गरीब वंचित हैं। कौन देगा इसका जवाब? कौन जिम्मेवारी इसका लेगा? ये जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा। और आज हालत ज़्यादा, इसके चलते गरीबों की हालत ज़्यादा खराब हो रही है। जो प्रवासी और गरीब जो लोग लौट के आ रहे हैं, अब उनके सामने रोटी का सवाल है और काम का सवाल है। आप कैसे इसको सुदृढ़ कीजिएगा? इस समस्या से निजात आप पाइएगा? यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे बिहार के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जो मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं, बिहार सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं। बराबर आर्थिक नीतियों के मामले में वो राज्य सरकार को अपना उचित और सही सलाह वो देते रहे हैं। माननीय अर्थशास्त्री डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी 2-3 दिन पहले प्रभात खबर में उनका एक आर्टिकल छपा, एक लेख छपा, और उसमें उन्होंने कहा है, सही ही कहा है, कि इस लॉकडाउन के चलते पूरे देश और ख़ास तौर से बिहार की आर्थिक जो अवस्था है वो ज़्यादा ही चरमरा गई है, ज़्यादा खराब हो गई है और इसको ठीक होने में 10 बरस लगेंगे। और उन्होंने कहा यह तभी ठीक होगा जब केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी, विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज देगी, तभी ठीक होगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो बिहार से अत्यधिक पलायन है, उस पलायन का 2 कारण है। एक कारण उन्होंने कहा कि ये गरीबी है, यहाँ काम नहीं मिलते, और दूसरा कारण उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष, सामंती अत्याचार के खिलाफ संघर्ष। बिल्कुल ये बातें सही है। बिहार के अंदर रोज़गार नहीं मिलती, कृषि संकट भी गहरा, कृषि क्षेत्र में जो रोज़गार मिलता था वो भी करीब करीब समाप्त हो गया। उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है, दूसरे तमाम मिलें, अधिकतर मिलें बंद पड़ी हुई है। कहाँ से गरीबों को रोज़गार मिलेगा? और यह बात सही है, बिहार एक सामंती प्रदेश है। यहाँ भूमि का केंद्रीयकरण रहा है, यहाँ सामंतों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बोलबाला रहा है, और लोग जब इसके खिलाफ प्रतिरोध में जाते, उनकी हत्याएं होती, उनके घरों को जो है वो जलाया जाता है, और दर्जनों नरसंहार पिछले वर्षों में यह राज भुगता है। और इसलिए बिहार के जो श्रमिक हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, जिनको सामाजिक अत्याचार उन्हें सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बिताने के लिए जगह नहीं देती, तो ये मजबूर होकर के बिहार के लाखों करोड़ों मज़दूर पलायन कर गए। और देश में आप कहीं चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, बिहारी मज़दूर आपको काम करते हुए निर्माण काम में, पोछा के काम में, सड़कों पे, मोहल्लों में, हर घरों में, बड़े लोगों के कोठों में वो मिल जाएंगे। इसके लिए जो भी सरकार आज़ादी के बाद हमारे राज्य में रही, वो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोई इसके बारे में सोचा नहीं, भूमि सुधार लागू नहीं किया। तो आज तो उसके चलते जो संकट, गहरा संकट हो गया है। ये लाखों मज़दूर जो वापस लौट रहे हैं, और जो पहले से ही जो ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण सरबराह हैं, उनकी जो आज रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, वो कैसे जिंदा रहेंगे? यह सवाल इस राज्य के सामने, इस सरकार के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के रूप में, एक मुख्य एजेंडा के रूप में आज दस्तक दे रही है।
इसलिए हमारी पार्टी ने मांग किया कि पहला काम है आप उनको अनाज दीजिए और उनको रुपया मुहैया कराइए। और मनरेगा से काम, कितने लोगों को आप काम देंगे? मनरेगा की क्या स्थिति है बिहार के अंदर? मनरेगा में बड़ा भ्रष्टाचार है, भारी लूट है। हमने कई बार ये मांग किया अगर मनरेगा की जांच कराई जाए तो इस देश में सबसे बड़ा मनरेगा घोटाला बिहार में पकड़ा जाएगा। बहुत अफसर, बहुत सारे राजनीतिक लोग पकड़े जाएंगे और उनका जगह जेलों में होगा। सरकार आज कह रही है पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज। यह क्या है? यह एक छलावा है। इस पैकेज में भी बड़ा हिस्सा पहले से जो बजट में जो बताया गया वही शामिल है। पहले से जो पैकेज की ऐलान किया गया था लॉक टाइम, वो सब शामिल कर दिया गया। सब लोग के सामने ये बात आ रही है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मात्र तकरीबन 2 से 3 लाख करोड़ ही नए एक तरह से पैकेज का प्रावधान किया गया है। ये पूरा जो पैकेज एक तरह से है यह छलावा है, जुमला है और लोगों में भ्रम पैदा करने वाला है। पैकेज देता लोग तो इंतजार कर रहे थे, आप माफ़ करते, किसानों के कर्जे माफ़ कर देते। आप ये ऐलान करते 6 महीने तक हर परिवार को 10 किलो अनाज मिलेगा, हर परिवार को दाल मिलेगी, 7,500 रुपया मिलेगी, तब हमें एक उम्मीद जग सकती थी। लेकिन आज देश की जनता आज यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। यह जो पैकेज है यह बड़े लोगों के लिए पैकेज, कब फ़ायदा मिलेगा छोटे उद्योगपतियों को भी, जो धनी किसान हैं उनको भी यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़रूरत जो श्रम शक्ति जो रोड पर है, भूखा है, मौत के करीब है, उनको रोटी पहुंचाना, उनको मदद करना। ये जब जिंदा रहेंगे तब ना फैक्ट्री में काम करेंगे, खदानों में काम करेंगे, तब उत्पादन होगा। इनके हाथ में पैसे आएंगे, देश की जनता के हाथ में पैसे जाएंगे, तब तो उत्पादित वस्तुओं का खरीद होगा। और इसको आप मरने के लिए छोड़ दिया, भूखा छोड़ दिया। तो हमारे बिहार में इस पैकेज का कोई बड़ा लाभ हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिहार कृषि आधारित राज्य है, यहाँ का खेती घाटे में है। पिछले दिनों हमारी खेती तबाह होती रही और इस बार भी, पिछले साल भी और इस बार भी प्राकृतिक आपदा के चलते मकई का, गेहूं का और दूसरे फसलों का बड़े पैमाने पे क्षति हुआ। हम बिहार के लोग उम्मीद करते थे केंद्र सरकार, बिहार सरकार ऐलान करेगी ये जो क्षति हुई है कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ हम जो है सो किसानों को हम राहत देंगे, हम मुआवजा देंगे। लेकिन इस पैकेज में तो कोई घोषणा नहीं की गई। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सरकार? और आज इसके चलते एक बड़ा संकट, विश्वास का संकट भी पैदा हो रहा है। आज हमारे बिहार के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड में सामाजिक अत्याचार की घटना, फ्यूडल फोर्सेस, उसकी गतिविधि बढ़ी है। जो लोग सामंती विचार वाले हैं उनका मनोबल बढ़ा है। सामंत, अपराधी, पुलिस का साठगांठ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और हमने देखा बिहार में हमले हो रहे। हमारे एक बहादुर साथी, किसान नेता, खगड़िया जिला के पार्टी के हमारे नेता कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। कब हत्या किया? जब वो वहाँ के गरीबों को राहत पहुँचाने के लिए उस संबंध में बातचीत करने के लिए गए हुए थे। हमने देखा पिछले दिनों भोजपुर में दलितों के ऊपर हमले हुए हैं। हमने और भी कई जिलों में देखा है। तो आज इस लॉकडाउन में जो सामंती ताकतें हैं वो फिर से वो अपना जो है सर उठा रही हैं। क्या कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वो तो लगता है पूरी तरह से जो है वो अपना घुटना टेक दिए। हम कहना चाहते हैं सहवाल, डॉक्टर सहवाल अर्थशास्त्री ने जो सवाल उठाया वो सही है। आपका भी जुबान खुलनी चाहिए। विशेष राज्य की दर्जा, आपका मुख्य राजनीतिक
औजार रहा पिछले दिनों, लेकिन आप चुप्पी साधे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्या मजबूरी है नीतीश जी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? यही देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, बरसों पहले आए थे बिहार चुनाव में, उन्होंने कहा कितना आपको चाहिए आर्थिक पैकेज, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, और अंतिम में इन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मैं बिहार को दे रहा हूँ। बहुत तालियां बजी थी, अखबार के सुर्खियों में था। लेकिन आज लोग ये सवाल नहीं उठा रहे, उठाना पड़ेगा। क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ पैकेज का कितने पैसे बिहार के लोगों को मिले? इसीलिए ये सवाल आज जो डॉक्टर सेवाल ने उठाया वो बिल्कुल ही सही सवाल उठाया। यह सवाल और भी जोरदार तरीके से उठना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन को भाजपा अब राजनीतिक इस्तेमाल करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री के भाषण से भी ये चीज़ दिखाई पड़ा, इसका वो राजनीतिक इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है राजनीतिक इस्तेमाल? जनता के राहत नहीं, लेकिन आपने 68,000 करोड़ रुपया रियायत दे दी 50 इस देश के ऐसे लुटेरे बड़े पूंजीपतियों को, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को बट्टे खाटे में डाल दिया। लेकिन किसानों को कर्जे माफ वो नहीं कर सके आप। अब आप श्रम कानूनों को बदलना चाहते, 8 घंटा से 12 घंटा काम करने की नीति आप थोपना चाहते, मतलब मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या यह देश और इस देश का मजदूर वर्ग मजदूर आंदोलन स्वीकार करेगा? कतई नहीं। आप किसको आकर्षित करना चाहते हैं? विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहते, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना चाहते, श्रमिकों का जो श्रम शक्ति है उस पर हमला करके, श्रम कानूनों पे हमला करके, उसको कमज़ोर करके। ये बहुत ही इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लॉकडाउन का गलत राजनीतिक इस्तेमाल देश के बड़े लोगों के लिए आप मत कीजिए, उसको आप रद्द कीजिए। और हमें हैरत हुई, बिहार की सरकार ने भी एक, हमने देखा सर्कुलर, एक चिट्ठी श्रम विभाग के तरफ से, यहाँ भी काम के घंटे 8 से 12 किए गए। और हमने देखा श्रम विभाग का एक प्रस्ताव है, वो भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और भाजपा की दूसरी सरकारें सारे श्रम कानूनों को निलंबित करके पूंजीपतियों के हित में वो कानून बनाना चाहती है, नीतीश जी का भी कदम उसी दिशा में दिखाई पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, लॉकडाउन का ये राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए तानाशाही तरीके से ये करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और नीतीश जी का भी कदम पूरी तरह से आज उनके साथ दिखाई पड़ रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है, पूरे देश भर में तेज हो रहा है, और बिहार में भी इसकी पूरी चेष्टा की जा रही है, क्योंकि इनके पास यही एकमात्र औजार है। जो दिल्ली में जिस तरह से हुआ सब लोग जानते हैं। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में दिल्ली में, देश के दूसरे इलाकों में, और दुर्भाग्य की बात है जो बिहार में भी, नालंदा में, बेगूसराय में भगवा झंडा लगाए गए और ये ऐलान किया गया अल्पसंख्यकों के दुकानों से सब्जियां आप नहीं खरीदोगे। और हमारी सरकार टुक टुक देखती रही। अभी अभी गोपालगंज में एक लड़के पानी में डूब के, हिंदू लड़के की मृत्यु हो गई, तो प्रचार किया गया कि वो बलि चढ़ाया। एक कॉम्युनल टेंशन, एक फर्जी टेंशन पैदा करने की कोशिश की गई। आज ही हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। हमें जब पता चले, हमें एक साथी ने सूचित किया कि दरभंगा में सीएम लॉ कॉलेज के आगे गेट पर जो लिखा हुआ था कॉलेज का नाम,
उर्दू में लिखा हुआ था, उस पर बवाल हुए और वहाँ का प्रिंसिपल वो झुक गया, घुटना टेक दिया और उर्दू में जो लिखे हुए थे कॉलेज के नाम उसे मिटाया गया। ये क्या हो रहा है? हमारा राज्य, हमारी देश कहाँ जा रही है, किस रास्ते पे आगे बढ़ रही है? इसलिए एक सोची समझी गंभीर साजिश के तहत इस लॉकडाउन का एक राजनीतिक इस्तेमाल आज किया जा रहा है। एक तरफ कारपोरेट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए और दूसरी तरफ जो जनता के अंदर जो असंतोष उभर रही है, उस असंतोष को सांप्रदायिककरण करने का, उसका ध्रुवीकरण करने की पूरी चेष्टा हो रही है। हम इस चेष्टा को की पूरी तरह निंदा करते हैं और नीतीश जी से हम उम्मीद करते थे। लगता है कि इनका अब कोई स्वाभिमान भी नहीं रहा। इन्हें जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यह इच्छा शक्ति भी लगता है मुख्यमंत्री की गद्दी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई इनके लिए। देश, राज्य, देश की जनता, उसका डेमोक्रेसी, उसका जो है सो लोकतंत्र, उसकी धर्मनिरपेक्षता की नीति आज इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा। दो तरह का देश में जो नियम आज बनाए गए हैं, एक तरफ बड़े लोगों के लिए सब चीज़ सहूलियत और दूसरी तरफ गरीबों को लिए कुछ भी नहीं, फका कसी। ये जो दो तरह का देश, दो तरह की नीति, इस नीति के खिलाफ हमें उठ खड़ा होना होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया है। वियतनाम एक छोटा सा मुल्क, उसने अपना एक उदाहरण, क्यूबा एक छोटा सा देश, फिडेल कास्ट्रो जब वहाँ जिंदा थे वो हमेशा कहा करते थे कि अमेरिका और दूसरे साम्राज्यवादी देश चाहे युद्ध का जो भी इंतज़ाम करे, हवा खड़ा करे, हथियार बनाए, रक्षा बजट पर ज़्यादा खर्च करे, लेकिन हम उनकी धमकियों में नहीं आएंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपने यहाँ शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करेंगे, हम डॉक्टर पैदा करेंगे। उस देश की जनता को, वहाँ की सरकार को हम सलाम करते हैं जिन्होंने इस महामारी में अपना एक उदाहरण पेश किया है, अपना एक प्रेरणादायक एग्जाम्पल सेट किया, अपने देश को कोरोना से बचाया है। और वहाँ के डॉक्टर इटली और दूसरे देशों में जा कर के वो सेवा दे रहे हैं। यह महान काम हो रहा। इसलिए यह जो समाजवादी मुल्क जो भी हैं, उनके सामने मानवता की रक्षा, मानव जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण टास्क है। लेकिन जो विकसित पूंजीवादी देश हैं, जो साम्राज्यवादी देश हैं, उनके लिए मानव जीवन महत्व नहीं रखता। और इसलिए आज अमेरिका में कितने करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वहाँ के शासक वर्ग को के दिल में कोई भी दर्द हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर ही एक राज्य है केरल। केरल की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, हम उनको भी सलाम करते हैं जिन्होंने इसका मुकाबला किया है और पूरी दुनिया में जिनकी चर्चा हो रही है। केरल में जो पॉजिटिव केस आया 30 जनवरी को, उससे पहले ही केरल की सरकार कदम आगे बढ़ाई, योजना बनाई। पूरे प्रवासी मज़दूरों को उन्होंने अतिथि मजदूर का दर्जा दिया, उनको रहने खाने का बेहतर इंतजाम किया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों से जो भी मज़दूर थे, उनके स्वाद के मुताबिक अलग अलग किचन बनाया, उन्हें सूखा राशन पहुंचाया और अपने घर से बातचीत करने के लिए सभी प्रवासी मज़दूरों के मोबाइल में उन्होंने उनका रिचार्ज कराया। ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट किया है। और इसीलिए इस देश के अंदर, चाहे मोदी मीडिया चाहे या ना चाहे, लेकिन दुनिया में और इस देश के अंदर जो ये सच है, वह सच उभर करके सामने आ गया। इसलिए हम यह भी कहते हैं कि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो आपको केरल को देखना चाहिए, केरल मॉडल को अपनाना चाहिए। और इन बातों को लेकर के हम जा रहे हैं। हमारी पार्टी, हमने तय किया, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पार्टी के सेक्रेटेरिएट मेंबर से बातचीत किया, मीटिंग किया और हमने तय किया है हम 22 मई को
बिहार के सारे पंचायतों में जहाँ भी हमारे साथी हैं वो आवाज़ उठाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर को आप दुरुस्त कीजिए और लूट पर रोक लगाइए। हम मांग करेंगे सारे प्रवासी मजदूर गरीबों को राशन कार्ड मत देखिए, सबको आप अनाज पहुंचाइए। हम मांग करेंगे जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं वैसे सारे परिवार को आप नगद रुपया मुहैया कराइए। जांच बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जांच कीजिए। सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा में लगे हुए सिपाही, सबको आप सुरक्षा किट उपलब्ध कराइए। हम ये मांग करेंगे कि जो भी इस दौर में जिनकी मृत्यु हुई है उन तमाम परिवारों को आप 20 लाख रुपया आप मुआवजा दीजिए। यही और भी ज्वलंत मांगों को जो भी प्रवासी दिहाड़ी मजदूर हैं उनको आप काम दीजिए, नए नए काम का सृजन कीजिए, कृषि आधारित उद्योग बनाइए और मनरेगा में कम से कम 200 दिन काम और प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान उनको होना चाहिए। तभी हम एक तरह से हम कोरोना वायरस से हम मुकाबला कर सकते हैं। हम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो मुकाबले की बात है उसमें जो गाइडलाइन है वो है शारीरिक दूरी बनाना, फिजिकल डिस्टेंस, हम उस पर अमल करेंगे। हम मास्क लगाएंगे, हम दूरी मेंटेन करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे। हम अपने सुरक्षा के लिए, आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए और सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक भाईचारे पर हम ज़्यादा जोर देंगे। और सरकार के द्वारा जो भी घोषित, न्यूनतम ही सही, उन घोषणाओं के आधार पर ज़रूरतमंदों को प्राप्त हो, इसके लिए हमारी आवाज़ उठेगी, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और हमारी पार्टी ने यह संकल्प लिया, हमारी पार्टी लाल झंडा, CPM वामपंथी ताकत, ये गरीबों के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और हम अपने साथियों से अपील करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं और दूसरे भी श्रमिक संगठनों जिन्होंने बहुत सारा पिछले दिनों राहत का काम पहुंचाया है, ये और आगे जारी रहना है। हमारे अगल बगल कोई भी भूखा ना रहे, भूख से किसी की मौत ना हो। एक कम्युनिस्ट होने के नाते, एक ट्रेड यूनिस्ट होने के नाते, किसान कर्जकर्ता होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अगल बगल के भूखे का चूल्हा कैसे जले, इसके लिए हम व्यवस्था करें। हम समर्थन करते हैं 22 तारीख को, जिस दिन हमारा हर पंचायत में, जिला कार्यालयों में, सब जगह कार्यक्रम होंगे। उसी दिन देश के 10 ट्रेड यूनियन ने C2 समेत यह तय किया है, श्रम कानून को जो बदला जा रहा है, 8 घंटा से 12 घंटा किया जा रहा है, उसके खिलाफ़ जो देशव्यापी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को भी हम सफल बनाएंगे, उसका समर्थन करेंगे। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।